वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे भूगोल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन महज 50 नहीं होंगे, इनसे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन भी किए जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो सेंटर का हो या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, और जो अपना टॉपिक है वो ज्योग्राफी है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, भूगोल से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ कवर करने का काम करेंगे, जो कि इंडियन ज्योग्राफी तथा वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही से ही संबंधित होंगे। सबसे पहले बात करूँ मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। भूगोल का जनक या फिर भूगोल का पितामह या फिर फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को, हेरोडोटस को, हिप्पोकर्स को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर रहेगा इरेटोस्थनीज। याद रखेंगे, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। अगला जो सवाल है आपके लिए, अगला है भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द जो है सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया गया था, किसने किया था? ठीक है ना, यानी कि पहले इसको भूगोल बोलते हैं, भूगोल को ज्योग्राफी सबसे पहले किसने कहा था? जियोग्राफी जिसको बोलते हैं, वो हेरोडोटस ने कहा था, हिकेटियस ने कहा था, हिप्पोकर्स ने कहा था, या फिर इरेटोस्थनीज ने? तो आपका राइट आंसर रहेगा इरेटोस्थनीज। तो अपना सही जवाब जो है इरेटोस्थनीज रहेगा, और जो है इरेटोस्थनीज को ही हम क्या बोलते हैं? भूगोल का पिता। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। मानव भूगोल का ये पार्ट है, मानव भूगोल यानी कि एक ज्योग्राफी का एक पार्ट होता है। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? देखो, जो इरेटोस्थनीज था वो पूरी की पूरी भूगोल का पिता माना जाता है, लेकिन मानव भूगोल आपको पता होगा कि मानव भूगोल एक जो है भूगोल की ब्रांच ही है, ठीक है, शाखा है, तो है उसके पिता में किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को, जीन ब्रून्स को, हम्बोल्ट को, हिप्पोकर्स को? तो याद रखेंगे हम कार्ल रिटर। ठीक है, याद रखेंगे कार्ल रिटर को जो है मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। और यदि ये पूछ लिया जाए भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, वो कौन था? इरेटोस्थनीज। अभी ऊपर हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगला सवाल है, भूगोल को मानव परिस्थितिक के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? यानी कि किसने जो है भूगोल को मानव परिस्थितिक रूप में परिभाषित किया था? वो किया था हेटनर ने, जीन ब्रून्स ने, एच बैरोज ने, या इरेटोस्थनीज ने? तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर रहेगा एच बैरोज। एच बैरोज ने इसको जो है भूगोल को मानव के साथ कनेक्ट कराया था, याद रखेंगे। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ठीक है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पेशाल को कहा जाता है, डेविस को कहा जाता है, पेंक को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर रहेगा पेशाल। ठीक है, पेशाल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला सवाल है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? केपलर के द्वारा, गैलीलियो द्वारा, या न्यूटन द्वारा? ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो केपलर रहेगा, क्योंकि गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी और न्यूटन ने जो है ग्रेविटी की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला सवाल आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बार हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा आ गया ये अपने पास? 6, 5 तक हो गए थे ना, तो थोड़ा सा देखिए ये आ गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान, ऐसा किसने कहा था? भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये डेफिनेशन भूगोल की किसने दी थी? वारेनियस ने दी थी, टेलर ने दी थी, कांट ने दी थी, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे इसका आंसर रहेगा वारेनियस। ठीक है, वारेनियस ने ये जो है डेफिनेशन ज्योग्राफी की दी थी। अगला देखिए, अगला सवाल है आपके लिए, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? कोपरनिकस, ठीक है, केपलर, गैलीलियो? तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा कोपरनिकस जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ठीक है, सीधी सी बात है, ये सूर्य है, जैसे इसके चारों ओर जो है एक ऑर्बिट के अंदर घूमने वालों को क्या कहते हैं? ग्रह कहा जाता है। सीधी सी बात है, जो सूर्य के चारों तरफ एक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह। उपग्रह वो होते हैं जो किसी भी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा अपना उपग्रह है पृथ्वी का। ठीक है, पुच्छल तारा एक तारे की वेराइटी है, आपको पता होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अगला सवाल आपके लिए ज्योग्राफी का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मज़ेदार भी होता है ज्योग्राफी सब्जेक्ट, आपको पता होगा। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसके द्वारा कहा गया था? वारेनियस के द्वारा कहा गया था, टेलर के द्वारा कहा गया था, कांट के द्वारा, या फिर कार्ल रिटर के द्वारा? ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? ये डेफिनेशन किसने दी थी? कांट ने। ठीक है, याद रखेंगे कांट ने। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए
सौर मंडल में फिलहाल कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में 12 ग्रह हैं, 10 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं या फिर 8 ग्रह हैं? कन्फ्यूज़न यहाँ आती है 9 या 8 में से। तो फिलहाल जो है वर्तमान में 8 ग्रह ही माने जाते हैं, पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन अब जो है प्लूटो जो कि ग्रह नहीं रहा। अगला सवाल आपके लिए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? मतलब सीधी सी बात है, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर काटते उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उनको बोलते हैं पुच्छल तारा, ग्रह या फिर उपग्रह या फिर सभी। तो क्या कहेंगे आपको पता होगा, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वालों को क्या कहते हैं? उपग्रह। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपके 12 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? केपलर के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा या फिर न्यूटन के द्वारा? ठीक है, केपलर ने दिया था भाई, केपलर ने बताया था ग्रहों की जो गति का नियम है कैसे इनको प्रतिपादित किया था, वो केपलर के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट गैलीलियो जिसने दूरबीन की खोज की थी, और न्यूटन जो है, न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी। अगला जो है आपके लिए, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून। याद रखेंगे, जब भारत में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, आपको पता होगा, उस दिन जो है नॉर्वे देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता, बिल्कुल आधी रात में सूरज दिखाई देगा भाई। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, सौरमंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? कोपरनिकस के द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, कार्ल रिटर के द्वारा, केपलर के द्वारा? ठीक है, तो ये थी अपने पास कोपरनिकस। ठीक है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। और आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, और केपलर ने अभी ऊपर हमने बताया था कि जो ग्रहों की जो भी गति है उसका प्रतिपादित का नियम जो है केपलर के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल आपके पास, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है, शनि को कहा जाता है या फिर सूर्य? जैसा कि आपको पता होगा, सूर्य को ही पृथ्वी का सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है सूर्य ही है। अगला सवाल है आपके लिए, एक ग्रह की अपने कक्ष से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? पेरिजी कहा जाता है, अपसोर कहा जाता है, उपसोर कहा जाता है, अपोजी कहा जाता है? याद रखेंगे अपसोर कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, एक ग्रह जो अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी पर है, दूरी को क्या कहते हैं? मतलब सीधी सी बात है, सूर्य से जब न्यूनतम दूरी होती है किसी भी ग्रह की, उस दूरी को क्या कहते हैं? उपसोर कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे उपसोर इसका जो है सही जवाब रहेगा। अगला सवाल आपके लिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? याद रखेंगे, ग्रहों की संख्या 8 बताई थी, तारामंडल 8-9 है, यानी कि 89 है। याद रखने का तरीका है, ग्रह तो 8 है और जो तारामंडल है वो 8-9 है। 8-9 मतलब 89, याद रखेंगे 8-9 का मतलब 89 ही होगा। अगला सवाल आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है, कुल ग्रह 8 है, उनमें से 4 क्या है? पार्थिव उपग्रह हैं। ठीक है, ग्रह हैं, सॉरी। अगला सवाल है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा किसे कहा जाता है? उल्का को, अभिनव तारा को, धूमकेतु को, सभी को? ठीक है, याद रखेंगे अभिनव तारा को जो है क्या कहा जाता है? विस्फोटित तारा। ठीक है, ब्लास्ट कर देने वाला जो है स्टार कहा जाता है इसे। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? पृथ्वी एक तारा है, शुक्र एक तारा है, सूर्य एक तारा है, चंद्रमा एक तारा है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या कहेंगे हम? सूर्य एक तारा है। ठीक है ना, सूर्य को एक स्टार के रूप में मानते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुँचते पहुँचते में कितना समय लेता है? ठीक है, 8 मिनट लगभग। ठीक है, 8 मिनट जो है पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेता है। अगला सवाल है, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है। ठीक है, याद रखेंगे सबसे दूर क्या है? वरुण है। और सबसे पास कौन सा है? सबसे पास है बुध ग्रह। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये अगला यही आ गया कि सूर्य कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट है? तो वो आपका बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 25, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं दिखाई देती है? वो मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है, बुध ग्रह है या फिर बृहस्पति? तो आपका राइट आंसर रहेगा बुध ग्रह है, जिसके अंदर चंद्रमा की तरह कलाएं दिखाई देती हैं। अगला सवाल है आपका, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो है 88 दिन सबसे कम समय लेता है, क्योंकि सबसे पास है और इसका ऑर्बिट सबसे छोटा है। जबकि हम बात करें पृथ्वी की, पृथ्वी जो है 365 दिन और 4 घंटे का समय लेने का काम करती है। ठीक है, याद रखें 6 घंटे, सॉरी। अगला सवाल है आपके लिए, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह, तेजी से चलने वाला ग्रह भी क्या रहेगा? बुध रहेगा, याद रखेंगे ये बात। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है, याद रखेंगे।
सिस्टर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह भाई। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आपके पास, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है। भाई सबके उपग्रह हैं, जैसे अपनी पृथ्वी का चंद्रमा है, नो सबके उपग्रह हैं, लेकिन दो ऐसे ग्रह जिनका एक भी उपग्रह नहीं है, वो आपके शुक्र और बुध हैं भाई। शुक्र और बुध ऐसे उपग्रह हैं जिनका कोई भी, ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 29 है, सॉरी 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? पृथ्वी हो सकता है, वो शनि हो सकता है, शुक्र हो सकता है, या फिर चंद्रमा। तो आपका राइट आंसर रहेगा शुक्र ग्रह जो है, जिसे शाम का तारा कहा जाता है। ठीक है, भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला सवाल है आपके लिए, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? चंद्रमा हो सकता है, पृथ्वी हो सकता है, शुक्र हो सकता है, या फिर मंगल। तो याद रखेंगे आप, शुक्र ग्रह की जो है पूजा एक देवी के रूप में यूरोपवासी करते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर ये थोड़ा सा झुक गया, देखिए, पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने में होती है? याद रखेंगे जनवरी में। अपसौर मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट कब होती है? अपसौर मतलब सबसे कम दूरी। याद रखेंगे आपको 3 जनवरी की डेट, ठीक है, 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे पास होती है, इसीलिए उसी दूरी को क्या कहा जाता है, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? उपसौर। ठीक है, अपसौर किसे कहा जाता है? जब सबसे ज़्यादा दूरी हो। ठीक है, अपसौर है अपनी 4 जुलाई। 4 जुलाई को जो है पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है, जिसे क्या कहा जाता है? अपसौर। ठीक है, ये 2 वर्ड और ये 2 डेट है ना, पक्का याद रखने लेना। ठीक है, वो 21 मार्च और वो जो वो दिन है, वो दिन छोटे बड़े के लिए है। तो पृथ्वी जो है सबसे पास जो है कब होती है? सूर्य के 3 जनवरी का दिन होता है, और सबसे दूर जो है 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर जो है वो स्थिति होती है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है, और अपसौर वो स्थिति होती है जब जो पृथ्वी है वो सूर्य से सबसे दूर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, शायद मेरे ख्याल से आप सीख रहे होंगे इससे बहुत कुछ। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अगला अपने पास क्वेश्चन नंबर 33 सवाल है आपके पास। क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, सबसे परत के सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? मतलब जो सबसे ऊपरी परत है ना, उसके नाम का जो सर्वप्रथम सबसे पहले सियाल नाम जो है शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? स्वेस के द्वारा। याद रखेंगे, स्वेस के द्वारा। अगला सवाल आपके पास 33 क्वेश्चन नंबर 34 सॉरी, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? सीमा पे, निफे पे, सियाल पे। ठीक है, याद रखेंगे निफे पे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला सवाल अपने पास 35 क्वेश्चन नंबर 35 है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? निफे, सीमा, सियाल, ये 3 परत हैं, याद रखेंगे। सीमा पे जो है किसकी? बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 36 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? वो प्लेट विवर्तनिकी, जिसमें प्लेटें होती हैं, वो सरकी कैसे, किस प्रकार जो है प्लेटें एक दूसरे से टकरा के पहाड़ों का निर्माण हुआ, ये चीज़ें। अप्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया, या फिर भूकंप विज्ञान। तो इसका राइट आंसर रहेगा भूकंप विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 आपके पास, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 68%। ठीक है ना, याद रखेंगे 68% जो है मेंटल है। फिर परावार, करोड़ आपने सुना होगा, जो है 3 परतें हमारी पृथ्वी की बना रखी है। स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर गहराई तक है? स्थलमंडल का विस्तार जो है 110 किलोमीटर हो सकता है, 155 हो सकता है, 200 हो सकता है, और 100 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर जो है 100 किलोमीटर रहेगा। 100 किलोमीटर तक जो है इसका प्रचार है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39 जो है आपके लिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? भूपट्टी में लोहा पाया जाता है, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, या फिर पोटासियम। याद रखेंगे एल्यूमिनियम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो है हमारे पास आपके लिए, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? 29% है, लगभग 29.2% भाग पर क्या है? पृथ्वी है, महाद्वीपों का विस्तार है। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए क्वेश्चन नंबर 41 जो है, 41 देखिए क्या लिखा है इसने,
आपका सवाल है, पृथ्वी की ग्रह की संरचना में परावार के नीचे करोड़ निम्नलिखित में किससे बनी होती है? मतलब करोड़ किससे बनी होती है? ऊपर वाली को भूपर्टी, फिर परावार और अंदर वाली को करोड़ कहते हैं। वो जो है किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है, एल्युमिनियम की, पोटेशियम की या फिर क्रोमियम की। तो आपका राइट आंसर रहेगा लोहे की बनी होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपके पास, क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 42 देखिए पहले, ये थोड़ा सा ठीक कर लूँ मैं। हाँ, पृथ्वी की 3 सकेंद्रिक परतों में सबसे ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? सीमा है। ठीक है, याद रखेंगे सीमा। तो 3 परतें हैं, निफेस, सीमा और सियाल। वही है ये भूपर्टी, परावार और करोड़, उन्हीं के नाम पे बनाई गई हैं। नेक्स्ट देखिए 43 क्वेश्चन नंबर, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180 है, याद रखेंगे 180 अक्षांश होते हैं। अगला सवाल देखिए, देशांतर कितने होते हैं? देशांतर 360 होते हैं। ठीक है, अक्षांश कितने होते हैं? 180 और देशांतर 360। अगला सवाल है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूभाग भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? मतलब इन सारे मत है, सबसे निकट जो है भूमध्य रेखा के कौन सा है? वो सिंगापुर हो सकता है, मनीला हो सकता है, जकार्ता हो सकता है। तो उसका आंसर रहेगा सिंगापुर, जो कि ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई भी दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? जायरे। ठीक है, जायरे नाम का है, क्योंकि कर्क रेखा हमारे देश से भी गुजरती है और चीन से भी गुजरती है। ठीक है, जायरे के अंदर से नहीं गुजरती। अगला सवाल है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री से, याद रखेंगे 180 डिग्री से। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए 47, ये आ गया अपने पास 48 देखिए क्वेश्चन नंबर, ग्रीनविच किस देश में है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ये सारे देश 3-4 देश इकट्ठे हैं उनमें। अगला देखिए, एक देशांतर को पार करने के लिए, यानी कि 2 देशांतरों के बीच में कितनी डिग्री का अंतर पाया जाता है? 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे 4 मिनट का। अगला देखिए अपना अंतिम क्वेश्चन आज का, वैसे क्वेश्चन बहुत है हमारे पास, लगभग जो है 5000 क्वेश्चन कराने का टारगेट है हमारा। तो ज़रूर कोऑपरेट करिए, वीडियो देखिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए और कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? वो 1955 में किया गया था, 1996 में, 1896 में, 1897 में या फिर 1884 में। तो आपका राइट आंसर रहेगा 1884। ठीक है, तो ये थे अपने पास भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चन। आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा, 51 से आगे स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, तो आज जो है इन 50 क्वेश्चन को केवल 50 ना समझ के और बहुत जो है हमने इसके साइड बाय साइड सारे के सारे क्वेश्चन कवर करने का काम किया है। तो वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और करवाएं भी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।